नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं अलेक्जेंडर पुश्किन के द्वारा लिखी कहानी डाक चौकी का चौकीदार। डाक चौकी के चौकीदार को किसने गालियां नहीं दी होंगी, किसका उनसे झगड़ा ना हुआ होगा, किसने क्रोध में आकर उनसे शिकायत पुस्तिका न मांगी होगी जिसमें वो अपनी व्यर्थ की शिकायत दर्ज कर सके, बदमिजाजी, बदतमीजी और बदसलूकी के बारे में। ये काले पानी की सजा तो नहीं, न दिन में चैन न रात में। उबाऊ सफ़र में संचित पूरे क्रोध को मुसाफिर इस मुंशी चौकीदार पर उड़ेल देता है। चाहे मौसम खराब हो या रास्ता उबड़ खाबड़, कोचवान ठीठ हो या फिर घोड़े जिद्दी हो, दोष है सिर्फ चौकीदार का, जिसने जीर्ण शीर्ण झोपड़े में प्रवेश करते ही मुसाफिर उसे यूं देखता है जैसे किसी शत्रु को देख रहा हो। अगर वो बिन बुलाए मेहमान से शीघ्र छुटकारा मिल जाए तो सौभाग्य समझिए, और यदि घोड़े ना हो तो या खुदा, कैसी गालियां, कैसी धमकियां सुनने को मिलती हैं। बारिश और कीचड़ में उन्हें आंगन से भागना पड़ता है। तूफान में, भीषण बर्फीले मौसम में उन्हें ड्योढ़ी पर जाना पड़ता है ताकि क्रोधित मेहमान की चीखों और घूंसों से पल भर में राहत मिल सके। डाक चौकी का शायद ही कोई चौकीदार होगा जिसे मैं नहीं जानता। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे मेरा पाला नहीं पड़ा। यात्राओं के दौरान हुए दिलचस्प अनुभवों को शीघ्र ही प्रकाशित करता हूँ। अभी सिर्फ यही कहूँगा, डाक चौकी के चौकीदारों के वर्ग में समाज में एकदम गलत छवि बनाई गई है। ये अभिशप्त चौकीदार वास्तव में बड़े शांतिप्रिय किस्म के होते हैं। अनुमान लगाना कठिन है कि चौकीदारों की जमात में मेरे परिचित हैं। सचमुच उनमें से एक की स्मृति तो मेरे लिए बहुमूल्य है। परिस्थितिवश हम एक दूसरे के निकट आए थे और जब उसी के बारे में मैं अपने प्रिय पाठकों को बताने जा रहा हूँ। सन 1816 के मई के महीने में मुझे प्रदेश के एक मार्ग पर जाने का मौका मिला जो अब नष्ट हो चुका है। मैं एक छोटा अफसर था, किराए की गाड़ी पर चलता था और 2 घोड़ों का किराया दे सकता था। इस कारण चौकीदार मुझे शिष्टता से पेश नहीं आते और अक्सर मुझे ये लड़कर ही मिलता था जिसका मेरे हिसाब से मैं हकदार था। जब मेरे लिए तैयार की गई त्रियोका वह ऐन वक्त पर किसी बड़े अफसर को दे देता तो जवान और तुनक मिजाज होने के कारण मैं चौकीदार के कमीनेपन और तंग दिली पर खींच उठता था। मुझे कुछ भी परोसे बगैर बिल्कुल मेरे सामने से ही खाद्य पदार्थ ले जाता। सचमुच अगर हैसियत का सम्मान करें के स्थान पर बुद्धि का सम्मान करें कहावत लागू होती तो ना जाने हम लोगों का क्या हाल हुआ होता। कैसे कैसे वाद विवाद उठ खड़े होते। गर्मी और उमस भरा दिन था। स्टेशन से तकरीबन 3 मील पहले बूंदाबांदी शुरू हो गई, मगर एक ही मिनट में धुआंधार बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। डाक चौकी पर पहुंचते ही सबसे पहला काम था कपड़े बदलना और दूसरा चाय का ऑर्डर देना। ये दुनिया, चौकीदार चीखा, सामोवार रख और मलाई ले आ। इतना सुनते ही दीवार के पीछे से लगभग 14 साल की एक लड़की बाहर निकली और आंगन की ओर दौड़ गई। उसकी सुंदरता को देख मैं स्तब्ध रह गया। क्या ये तुम्हारी बेटी है? मैंने चौकीदार से पूछा। हाँ, इतनी समझदार और चंचल है, बिल्कुल अपनी स्वर्गवासी माँ पर गई है। अब वो अपने रजिस्टर में मेरे सफ़रनामे की जानकारी लिखने लगा और मैं उनकी छोटी सी मगर साफ सुथरी झोपड़ी की दीवारों पर टंगी तस्वीरें देखने लगा। तस्वीरें भी पथ भ्रष्ट पुत्र के बारे में थी। पहली तस्वीर में टोपी पहने हुए एक बुजुर्ग उत्साहपूर्वक अपने पुत्र को विदा करता हुआ दिखाई दे रहा था। पुत्र बिना देर किए पिता का आशीर्वाद और रुपयों से भरी थैली लेता हुआ। दूसरे चित्र में चटक रंगों में नौजवान आदमी के पतन का किस्सा था। वो मेज पर बैठा है, झूठे चापलूस मित्रों और बेशर्म औरतों से घिरा हुआ है। अगली तस्वीर में निर्धन हो चुका नौजवान एक कमीज और तिकोनी टोपी पहने सुअर चराता और उन्हीं के बीच भोजन करता दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और पश्चाताप के लक्षण दिखाई दे रहे थे। अंत में चित्रित थी पिता के पास उसकी वापसी। सहृदय बूढ़ा वही कोट और टोपी पहने बाहें फैलाए उसकी ओर भाग रहा है। पथभ्रष्ट बेटा घुटनों के बल खड़ा है। पृष्ठभूमि में रसोइया मोटी तगड़ी भेड़ को काट रहा है तो बड़ा भाई नौकर से इस आनंद उत्सव का कारण पूछ रहा है। हर तस्वीर के नीचे सुंदर जर्मन कविताएं लिखी हैं। यह सब आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। फूलों के गमले, फूलदार पर्दों वाली चारपाई और जैसी दूसरी चीजें भी मैं भूला नहीं हूँ। मैं अभी अपने पुराने कोचवान का हिसाब कर रहा था कि सामोआर लिए दुनिया आधम की।
उस जवान सोख लड़की ने दूसरी ही नज़र में भांप लिया कि उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें झपकाई। मैं उससे बातें करने लगा। वो बेझिझक मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रही थी, जैसे कि उसने भी दुनिया देखी है। उसके पिता को मैंने शराब का प्याला पेश किया, दुनिया को चाय दी और हम तीनों इस तरह बातें करने लगे मानो सदियों से एक दूसरे को जानते हों। घोड़े कब से तैयार थे, मगर चौकीदार और उसकी बेटी से विदा लेने का मेरा मन नहीं हो रहा था। आखिरकार मैंने उनसे विदा ली। पिता ने मेरी यात्रा शुभ होने की कामना की। बेटी मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई। ड्योढ़ी में मैं रुका और उसका चुम्बन लेने की अनुमति मांगी। दुनिया राजी हो गई। अनेक चुम्बन गिनवा सकता हूँ, मगर उनमें से एक भी इस चुम्बन जैसा दीर्घ, इतना प्यारा प्रभाव मुझ पर कभी न छोड़ सका था। अनेक वर्ष बीत गए और परिस्थितियां मुझे फिर उसी मार्ग पर, उन्हीं स्थानों पर ले आई। मुझे बूढ़े चौकीदार और उसकी बेटी की याद आ गई और यह सोचकर मैं खुश हुआ कि दोबारा उसे ढूंढ सकूंगा। मगर मैंने सोचा कि हो सकता है बूढ़े चौकीदार का तबादला हो गया हो, शायद दुनिया की शादी हो गई हो। उनमें से किसी एक की मृत्यु का ख्याल भी मेरे मन में नहीं आया था और आशंकित होकर डाक चौकी से निकल आया। घोड़े डाक चौकी के पास रुक गए। कमरे में झुकते ही मैं पथभ्रष्ट पुत्री की कहानी वाली तस्वीरों को पहचान गया। मेज और चारपाई भी पुराने स्थानों पर ही रखे थे, मगर खिड़कियों में अब फूल नहीं थे और हर चीज बेजान बदरंग नजर आ रही थी। चौकीदार मोटा कोट ओढ़े सो रहा था और मेरे आगमन ने उसे जगा दिया। वो उठकर खड़ा हो गया। ये बिल्कुल सैमसन वीरीन ही था, मगर वो कितना बूढ़ा हो गया था। जिस वक्त वो अपने रजिस्टर में मेरा सफ़रनामा लिखने की तैयारी कर रहा था, मैं उसके सफ़ेद बालों, बढ़ी हुई दाढ़ी वाले चेहरे पर उभर आई गहरी झुर्रियाँ और झुकी हुई कमर की ओर देखता रहा और अचरज किए बिना ना रह सका कि केवल 3 या 4 सालों के अंतराल में एक हट्टे कट्टे आदमी को किस कदर जर्जर और बूढ़ा बना दिया था। तुमने मुझे पहचाना? मैंने उससे पूछा। हम पुराने परिचित हैं। हो सकता है, उसने बड़ी संजीदगी से उत्तर दिया। ये रास्ता काफ़ी बड़ा है, कितने ही मुसाफिर मेरे यहाँ आते जाते रहते हैं। तुम्हारी दुनिया अच्छी तो है, मैं कहता रहा। बूढ़े ने नाक मुँह चढ़ा ली। खुदा जाने, उसने जवाब दिया। शायद शादी हो गई उसकी, मैंने कहा। बूढ़े ने यूं जताया जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो और फुसफुसाकर मेरा सफ़रनामा पढ़ता रहा। मैंने प्रश्नों की बौछार रोककर चाय लाने की आज्ञा दी। उत्सुकता ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था और मुझे उम्मीद थी कि एक शराब के दौर से मेरे पुराने परिचित की जुबान खुल जाएगी। मैं गलत नहीं था। बूढ़े ने पेश किए गए एक गिलास लेने से इनकार नहीं किया। मैंने देखा कि रम ने उसकी संजीदगी को भगा दिया था। दूसरा गिलास पीते पीते वो बतियाने लगा। अब वह या तो मुझे पहचान गया था या पहचानने का नाटक कर रहा था, और उससे मुझे वह किस्सा सुनने को मिला जिससे मुझे हिलाकर रख दिया। तो आप मेरी दुनिया को जानते थे, उसने शुरुआत की। कौन नहीं जानता उसे। आह, दुनिया दुनिया क्या बच्ची थी। जो भी आता तारीफ ही करता, कोई भी दोष ना निकालता। मालकिनें उसे कभी रुमाल तो कभी कानों की बालियां देती। मालिक लोग तो जानबूझकर रुक जाते थे, जैसे दोपहर या रात का भोजन करना चाहते हों, मगर असल में सिर्फ इसीलिए कि उसे ज़्यादा देर तक देख सके। कोई मालिक कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, उसे देखते ही शांत हो जाता था और मुझे भी प्यार से बातें करने लग जाता था। यकीन कीजिए साहब, पत्रवाहक या सेवा के संदेश वाहक तो उससे आधा आधा घंटे तक बतियाते रहते थे। घर में उसी के भरोसे था। क्या लाना है, क्या बनाना है, सभी कुछ वही लाती थी और मैं बूढ़ा मूर्ख उसे देख देख अघाता न था, खुश होता रहता था। क्या मैं अपनी दुनिया को प्यार न करता था? क्या मैं उसकी देखभाल नहीं करता था? क्या उसका जीना यहाँ दूभर हो गया था? नहीं। मुसीबतों से कोई नहीं बच सकता, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब उसे विस्तार से अपना दुखड़ा सुनाया। 3 साल पहले जाड़े की एक शाम को जब चौकीदार नए रजिस्टर में लाइन खींच रहा था और उसकी बेटी दीवार के पीछे बैठी सिलाई कर रही थी, एक त्रियोका रुकी और रोएदार टोपी, फौजी कोट और शॉल ओढ़े एक मुसाफिर ने अंदर आकर घोड़े मांगे। घोड़े थे ही नहीं। इतना सुनते ही मुसाफिर ने आवाज़ ऊंची करके चाबुक निकाला, मगर दुनिया जो ऐसे दृश्यों की आदी थी फौरन दीवार के पीछे से भागकर आई और प्यार भरे स्वर में मुसाफिर से पूछने लगी कि उसे कुछ खाने को तो नहीं चाहिए। दुनिया के आगमन का अपेक्षित असर उस पर पड़ा। मुसाफिर का गुस्सा छूमंतर हो गया।
वो घोड़ों का इंतजार करने पर राजी तो हो गया, उसके लिए भोजन लाने को कहा। गीली रोएदार टोपी उतारने के बाद, शॉल हटाने के बाद और कोट उतारने के बाद प्रतीत हुआ कि मुसाफिर एक जवान, हट्टा कट्टा, सुडौल, काली छोटी मूंछों वाला घुड़सवार दस्ते का अफसर है। वह चौकीदार के निकट पसर कर बैठ गया और बड़ी प्रसन्नता से उससे और उसकी बेटी से बतियाने लगा। भोजन परोसा गया। इसी बीच घोड़े भी लौट आए और चौकीदार ने आज्ञा दी कि उन्हें फौरन बिना दाना पानी दिए मुसाफिर की गाड़ी में जोत दिया जाए। मगर अब वह अंदर आया तो उसने देखा कि नौजवान वहीं बेंच पर लगभग बेहोश होकर लुढ़क गया था। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। आगे जाना संभव नहीं था। क्या किया जाए? चौकीदार ने अपनी चारपाई उसे दे दी और यह तय किया गया कि यदि मरीज की हालत नहीं सुधरी तो अगली सुबह डॉक्टर के पास बुलाया जाएगा। दूसरे दिन अफसर की तबीयत और बिगड़ गई। उसका नौकर घोड़े पर सवार होकर शहर से डॉक्टर को बुलाने के लिए रवाना हो गया। दुनिया ने सिरके में भीगे रुमाल से उसका सिर बांध दिया और अपनी सिलाई करके उसकी चारपाई के पास बैठ गई। चौकीदार की उपस्थिति में मरीज एक भी शब्द बोले बिना सिर्फ कराह रहा था। हालांकि वह 2 कप कॉफी पी गया और कराहते हुए उसने दोपहर के भोजन का आदेश भी दिया। दुनिया उसके निकट से बिल्कुल नहीं हटी। हर पल वो कुछ पीने की मांग रहा था और दुनिया अपने हाथ से बनाए गए नींबू के शरबत का प्याला उसे थमा देती। मरीज अपने गीले होठ करता और हर बार गिलास वापस कर देता। आभार प्रकट करने के लिए अपने कमजोर हाथों से दुनिया का हाथ ले लेता। भोजन के समय तक डॉक्टर भी आ गया। उसने मरीज की नब्ज देखी, उसके साथ जर्मन में बातें की और रूसी में सबको बताया कि उसे सिर्फ आराम की ज़रूरत है और 2 दिन बाद वह जा सकता है। अफसर ने डॉक्टर की फीस के तौर पर 25 रूबल दिए और उसे भोजन का निमंत्रण दे डाला। डॉक्टर मान गया। दोनों ने छक कर खाया, वाइन की पूरी बोतल खाली कर दी और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से विदा ली। एक और दिन के बाद अफसर बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह खुश था। लगातार दुनिया अथवा चौकीदार के साथ मजाक करता, सीटी बजाता, मुसाफिरों से बातें करता, उनके सफ़रनामे को रजिस्टर में लिखता और उस भले चौकीदार को उससे इतना प्यार हो गया कि तीसरी सुबह जब वो विदा लेने लगा तो चौकीदार का मन भर आया। इतवार का दिन था। दुनिया चर्च जाने की तैयारी कर रही थी। अफसर को गाड़ी दी गई। उसने चौकीदार से विदा ली। वह ठहराने एवं स्वागत सत्कार के लिए उसे भरपूर इनाम दिया। दुनिया ने भी विदा ली और उसे चर्च तक, जो गांव के छोर पर था, गाड़ी में छोड़ देने की दावत दी। दुनिया सोच में पड़ गई। डरती क्यों है? पिता ने उससे कहा, मालिक कोई भेड़िया तो है नहीं जो तुझे खा जाएंगे। चर्च तक घूम आ। दुनिया गाड़ी में अफसर के बगल में बैठ गई। नौकर उछलकर पायदान पर चढ़ गया। कोचवान ने सीटी बजाई और घोड़े चल पड़े। बेचारा चौकीदार समझ नहीं पाया कि अपनी दुनिया को अफसर के साथ जाने की इजाज़त उसने खुद ही कैसे दे दी। वो कुछ देख क्यों नहीं पाया? उस समय उसकी बुद्धि को क्या हो गया था? आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि उसके दिल में दर्द होने लगा। वो इतना बेचैन हो गया कि स्वयं पर काबू न रख पाया और गिरजे की ओर चल पड़ा। गिरजे के निकट पहुंचने पर उसने देखा कि लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं, मगर दुनिया ना तो ड्योढ़ी में दिखाई दी, ना ही प्रवेश द्वार के पास। वह शीघ्रता से चर्च में घुसा। पादरी प्रतिमा के निकट से बाहर आ रहा था। सेवक मोमबत्तियां बुझा रहा था। कोने में बैठी 2 बूढ़ी औरतें अभी तक प्रार्थना कर रही थीं, मगर दुनिया का कहीं अता पता ना था। बेचारे पिता ने बड़ी कठिनाई से सेवक से दुनिया के बारे में यह पूछने का फैसला किया कि वह वहां आई भी थी या नहीं। उसे उत्तर मिला कि नहीं आई थी। चौकीदार अधमरा सा होकर घर लौटा। सिर्फ एक उम्मीद बाकी थी। हो सकता है जवानी की चंचलता में दुनिया ने अगली डाक चौकी तक जाने का फैसला किया हो, जहां उसकी धर्म माता रहती थी। पीड़ा भरी परेशानी से वह उस त्रिलोका के वापस आने का इंतजार करने लगा जिसमें उसने बेटी को भेजा था। कोचवान था कि लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार शाम को वह वापस लौटा, अकेला और बदहवास, दुर्भाग्यपूर्ण संदेश के साथ। दुनिया अफसर के साथ अगली डाक चौकी से आगे चली गई है। बूढ़ा इस आघात को बर्दाश्त न कर पाया। वो फौरन ही उसी चारपाई पर गिर पड़ा जिस पर पिछली रात नौजवान फरेबी सोया था। अब सारी बातों पर गौर करने के पश्चात चौकीदार भाप गया कि उसकी बीमारी बनावटी थी। वो गरीब तेज बुखार में जलने लगा। उसे शहर ले जाया गया और उसके स्थान पर दूसरा चौकीदार कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया। उस अफसर का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बूढ़े चौकीदार का भी इलाज किया।
उसने चौकीदार को विश्वास दिलाया कि नौजवान एकदम तंदुरुस्त था और वह भी उसकी बुरी नीयत को भांप गया था, मगर उसके चाबुक के डर से चुप रहा। या तो वो जर्मन सच बोल रहा था या फिर दूरदर्शिता की सेखी बकार रहा था, मगर उसके कथन में बेचारे मरीज को जरा भी सांत्वना ना मिली। बीमारी से कुछ संभलते ही चौकीदार ने डाक चौकी के बड़े अफसर से 2 माह की छुट्टी मांगी और अपने इरादों के बारे में किसी को एक भी शब्द बताए बिना पैदल ही अपनी बेटी की खोज में चल पड़ा। रजिस्टर देखकर उसे पता लगाया कि घुड़सवार दस्ते का वह अफसर मिन्स्की स्मोलेंस्क के पीटरबर्ग जा रहा था। जो कोचवान उसे ले गया था, उसने बताया कि दुनिया पूरे रास्ते रोती रही थी। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपनी इच्छा से जा रही हो। ईश्वर ने चाहा तो चौकीदार ने सोचा, मैं अपनी भटकी हुई भेड़ को वापस ले आऊंगा। ये विचार करते करते वो पीटर्सबर्ग पहुंच गया। इजाम्समाइल मोहल्ले में अपने पुराने परिचित सेना के रिटायर अंडर ऑफिसर के यहाँ रुका और अपनी तलाश जारी रखी। शीघ्र ही उसे पता लगाया कि घुड़सवार दस्ते का वो अक्सर पीटर्सबर्ग में ही है और दोमोतोव सराय के निकट रहता है। चौकीदार ने अपने घर जाने का निश्चय किया। पो फटते ही वो मेहमान खाने में दाखिल हुआ और हुजूर की खिदमत में दरख्वास्त की कि एक बूढ़ा सिपाही उनसे मिलना चाहता है। अर्दली ने, जो कुएं के पास जूते साफ कर रहा था, कहा कि साहब सो रहे हैं और वे 11 बजे से पहले किसी से नहीं मिलते। चौकीदार चला गया और निर्धारित समय पर वापस आया। मिन्स्की स्वयं लाल टोपी पहने बाहर आया। क्यों भाई, क्या चाहते हो? उसने पूछा। बूढ़े का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले और थरथराती आवाज़ में उसने सिर्फ इतना कहा, हुजूर मेहरबानी कीजिए। मिन्स्की ने फौरन उसकी ओर देखा, चीखा, उसका हाथ पकड़कर अपने अध्ययन कक्ष में ले आया और उसने पीछे दरवाजे बंद कर दिए। हुजूर, बूढ़ा कहता गया, गाड़ी से गिरा दाना धूल में मिल जाता है। कम से कम मुझे मेरी गरीब दुनिया तो दे दीजिए। आपका दिल तो उससे भर गया होगा, उसे यूं ही न मारिए। जो हो चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता। नौजवान ने भावावेश में कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर ऐसा न सोचना कि मैं दुनिया को छोड़ दूंगा। वह खुश रहेगी, मैं वादा करता हूँ। तुम्हें उसकी ज़रूरत क्यों है? वह मुझसे प्यार करती है। वो अपने पुराने जीवन को भूल चुकी है। जो कुछ हो गया है उसे ना तो तुम भूल पाओगे और ना ही वो भूल पाएगी। फिर भी उसके हाथ की आस्तीन में कुछ घुसेड़ते हुए उसने दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि चौकीदार कुछ समझता, उसने अपने आप को रास्ते पर पाया। बड़ी देर तक वो निश्चल खड़ा रहा। अंत में उसने देखा कि उसकी आस्तीन में एक लिफाफा है। उसने उसे खोला। उसमें दिखाई दिए 5-5, 10-10 के कुछ मुड़े हुए नोट। उसकी आंखों से फिर आंसू बह चले, अपमान के आंसू। उसने उन नोटों को जोर से भींचा, उन्हें जमीन पर फेंका, जूतों से रौंदा और चल पड़ा। कुछ कदम आगे जाने पर वो रुका, कुछ सोचने लगा और वापस लौटा, मगर अब वहाँ नोट थे ही नहीं। शानदार कपड़े पहने हुए नौजवान उसे देखते ही गाड़ी की ओर भागा, उछलकर गाड़ी में चढ़ गया और चिल्लाया, चलो। चौकीदार ने उसका पीछा नहीं किया। उसने वापस अपनी डाक चौकी पर लौटने का निश्चय किया, मगर जाने से पहले एक बार अपनी बेचारी दुनिया को देखना चाहता था। इस उद्देश्य से 2 दिनों के बाद फिर मिन्स्की के घर गया, मगर अर्दली ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया कि मालिक किसी से नहीं मिलते और गिरेबान पकड़कर उसे मेहमान खाने से बाहर धकेल दिया। धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया। चौकीदार खड़ा रहा और वापस चला गया। उसी शाम वो गिरजे से प्रार्थना करके लितेनामा रास्ते पर जा रहा था। अचानक उसके सामने से एक शानदार बग्घी गुजरी और चौकीदार ने उसमें बैठे हुए मिन्स्की को पहचान लिया। बग्घी एक तिमजिले भवन में प्रवेश द्वार के ठीक सामने रुकी और अफसर अंदर घुस गया। चौकीदार के दिमाग में एक खुशनुमा ख्याल तैर गया। वो वापस मुड़ा और कोचवान के निकट आकर पूछने लगा, किसका घोड़ा है भाई? कहीं मिन्स्की का तो नहीं? ठीक पहचाना, कोचवान ने जवाब दिया, मगर तुम्हें इससे क्या? ऐसी बात है, तुम्हारे मालिक ने मुझे ये चिट्ठी उनकी दुनिया को देने के लिए कहा है, मगर मैं भूल ही गया कि दुनिया रहती कहाँ है। तुम अपनी चिट्ठी बड़ी देर से लाए भैया, अब तो वह खुद ही उसके पास आए हैं। कोई बात नहीं, धड़कते दिल से चौकीदार ने कहा, शुक्रिया बताने के लिए, मैं अपना काम कर लूँगा। इतना कहकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दरवाज़ा बंद था। उसने घंटी बजाई। कुछ क्षण तनावपूर्ण इंतजार में बीते। चाबी घुमाने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। क्या दुनिया यहीं रहती है? उसने पूछा। हाँ यहीं, जवान नौकरानी ने जवाब दिया। तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है?
चौकीदार बिना जवाब दिए हॉल में घुस गया। नहीं नहीं, पीछे नौकरानी चिल्लाई, दुनिया के मेहमान हैं। मगर चौकीदार बिना सुने आगे बढ़ता गया। पहले 2 कमरों में अंधेरा था, तीसरे में रोशनी थी। वे खुले हुए दरवाजे के निकट पहुंचकर रुक गया। सलीके से सजाई गई कमरे में सोच में डूबा हुआ मिन्स्की बैठा था। दुनिया आधुनिकतम ढंग से सजी संवरी उसकी कुर्सी के हत्थे पर यूं बैठी थी मानो अपने अंग्रेजी घोड़े पर बैठी हो। वह बड़े प्यार से मिन्स्की की ओर देखती हुई अपनी जगमगाती उंगलियों से उसके बालों से खेल रही थी। बेचारा चौकीदार, अपनी बेटी उसे कभी भी इतनी सुंदर प्रतीत नहीं हुई थी। वो ठगा सा उसकी ओर देखता रहा। कौन है? उसने बिना सिर उठाए कहा। सर। वह खामोश रहा। कोई जवाब न पाकर दुनिया ने सिर उठाया और चीख मारकर कालीन पर गिर पड़ी। भयभीत मिन्स्की उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा और अचानक दरवाजे पर बूढ़े चौकीदार को देखकर दुनिया को वहीं छोड़कर गुस्से से कांपते हुए उसकी ओर बढ़ा। क्या चाहते हो तुम? उसने दांत पीसते हुए कहा। हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, डाकू की तरह? क्या मुझे मार डालना चाहते हो? भाग जाओ। और उसने अपने मजबूत हाथ से बूढ़े का गिरहबान पकड़कर उसे सीढ़ियों से धकेल दिया। बूढ़ा अपने कमरे में आया। मित्र ने उसे अदालत में फरियाद करने की सलाह दी, मगर चौकीदार ने कुछ सोचकर हाथ झटक दिए और पीछे हटने की ठान ली। 2 दिनों बाद वो पीटर्सबर्ग से अपनी डाक चौकी पर वापस आ गया और अपनी नौकरी करने लगा। 2 साल बीत गए। उसने बात खत्म करते हुए कहा, मैं दुनिया के बगैर रह रहा हूँ और उसकी कोई खबर नहीं है। जिंदा है या मर गई, खुदा जाने। कुछ भी हो सकता है। ना तो वह मेरी पहली लड़की है और ना ही आखिरी, जिसे वो मुसाफिर बहला फुसलाकर भगा ले गया और कुछ दिनों तक अपने पास रखकर फिर छोड़ गया। पीटर्सबर्ग में ऐसी बेवकूफ़ नौजवान लड़कियां कई हैं जो आज मखमली पोशाक में हैं तो कल पैबंद लगे कपड़ों में सड़क पर झाड़ू लगाती दिखाई देती हैं। कि शायद दुनिया का भी यही हश्र हुआ होगा तो अनजाने में ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगता हूँ। यह थी मेरे परिचित बूढ़े चौकीदार की कहानी, जिसमें कई बार उन आंसुओं ने विघ्न डाला था जिन्हें वह अपने कुर्ते की बाह से पोंछता था। वैसे चाहे जो भी हो, इस कहानी ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला। उसे विदा लेने के बाद भी कई दिनों तक बूढ़े चौकीदार को भूल न सका। कुछ ही दिन पहले शहर से गुजरते हुए मुझे अपने दोस्त की याद आई। पता चला कि जिस डाक चौकी पर वो काम करता था अब वह नहीं रही। मेरे इस सवाल का कि क्या बूढ़ा चौकीदार जिंदा है, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मैंने उस इलाके में जाने का निश्चय किया और घोड़े लेकर उधर की गांव की ओर निकल पड़ा। ये शिशिर ऋतु की बात थी। आसमान मटमैले बादलों से घिरा हुआ था। नंगे खेतों से होकर अपने साथ लाल पीली पत्ते बटोरती हुई ठंडी हवा बह रही थी। मैं गांव में सूर्यास्त के समय पहुंचा और डाक चौकी के निकट रुका। ड्योढ़ी में एक मोटी औरत आई और मेरे सवालों के जवाब में बोली कि बूढ़ा चौकीदार तकरीबन साल भर पहले मर गया था और उसके घर में एक शराब बनाने वाला रहता है और वह उसी शराब भट्टी वाले की बीवी है। मुझे अपनी इस निरर्थक यात्रा और फिजूल की खर्च के लिए 7 रूबल का दुख हो रहा था। वो कैसे मरा? मैंने शराब भट्टी वाले की बीवी से पूछ ही लिया। पी पी कर, वह बोले। उसे कहाँ दफनाया गया? बस्ती के बाहर, उसकी बीवी के बगल में। क्या मुझे उसकी कब्र तक ले जा सकती हो? क्यों नहीं ए वंगता, बस खेल हो गया शुरू बिल्ली से। मालिक को कब्रिस्तान ले जा और चौकीदार की कब्र दिखा दे। इतना सुनते ही फटे पुराने कपड़े पहने लाल बालों वाला झुकी हुई कमर वाला एक बालक मेरे पास दौड़कर आया और फौरन मुझे बस्ती के बाहर ले गया। तुम मृतक को जानते थे? उसने रास्ते में यूं ही पूछ लिया। कैसे नहीं जानता, उसने मुझे गुलेल बनाना सिखाया था। शराब खाने से लौटता और हम उसके पीछे पीछे चिल्लाते, दादा दादा अखरोट, और वह हमें अखरोट देता। हमेशा हमारे साथ ही घूमता। मुसाफिर उसे याद करते हैं। अब तो मुसाफिर कम ही आते हैं। मुसाफिर खास तौर पर इस तरफ क्यों मोड़ेगा? और मृतकों से किसी को क्या मतलब है? गर्मियों में एक मालकिन आई थी। उसने बूढ़े चौकीदार के बारे में पूछा था और उनकी कब्र पर भी गई थी। कैसी मालकिन? उसने उत्सुकता से पूछा। सुंदर सी मालकिन, बालक बोला। 6 घोड़ी वाली गाड़ी में आई थी, 3 नन्हे मुन्ने और आया के साथ, चेहरे पर काला नकाब डाले हुए। और जैसे ही उसे बताया कि बूढ़ा चौकीदार मर चुका है, वो रो पड़ी। बच्चों से बोली, चुपचाप बैठे रहो, मैं कब्रिस्तान हो आती हूँ। उसे मैं ही ले गया था। मगर मालकिन बोली, मुझे रास्ता मालूम है। उसने मुझे चांदी का 5 कोपेक का सिक्का दिया। हम कब्रिस्तान पहुँचे। सूनी जगह, कोई बाड़ नहीं,
लकड़ी के सलीबों से अटी एक भी पेड़ की छाया नहीं। जिंदगी में कभी मैंने इतना दयनीय कब्रिस्तान नहीं देखा था। यह है बूढ़े चौकीदार की कब्र। रेत के एक ढेर पर चढ़कर बच्चा बोला, जिस पर तांबे की प्रतिमा जड़ा काला सलीब खड़ा था। मालकिन यहाँ आई थी? मैंने पूछा। आई थी, वंका ने जवाब दिया। मैं उसे दूर से देख रहा था। वह यहाँ खड़ी रही बड़ी देर तक, फिर गांव में जाकर पादरी को बुला लाई, उसे पैसे दिए और चली गई। और मुझे दिया चांदी का सिक्का। अच्छी थी मालकिन। और मैंने भी बच्चे को 5 कोपेक का एक सिक्का दिया। अब मुझे ना यात्रा का गम था और ना उन 7 रूबल्स का जो दरअसल में मैंने इस पर खर्च किए थे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक रूसी कहानी, डाक चौकी का चौकीदार। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और एक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।